वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। जनरल साइंस की यह क्लास नंबर 11 है और फिजिक्स के अंदर हम आज कंडक्टिविटी यानी कि चालकता से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अंदर अभी फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसकी यह क्लास नंबर 11 है। यदि हमारा यह वीडियो, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब का बटन आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर से दिख रहा होगा। साथ ही उसके बाजू में बने हुए इस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जैसे कि एनटीपीसी CBD2, ग्रुप डी, MP पुलिस या वे सभी एग्जाम जिसमें कि साइंस का सिलेबस होता है और साइंस के अंदर फिजिक्स का सिलेबस होता है। यह कंप्लीट वीडियो है इस चालकता के बारे में, है ना। एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नों को हल करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाता हूँ, है ना, जिसमें कि आपका 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट की बेसिक चीज़ में आप इन सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि चालकता क्या होती है। चालकता क्या होती है? तो कोई एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, कोई मान लेते हैं कि एक पदार्थ होता है। यदि यह ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रिसिटी को ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करके ट्रांसफर कर सकता है ना। जैसे एक लंबा वायर हम लेते हैं, यदि हम इसके इस सिरे पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करें, है ना, क्या कनेक्ट करें? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करें, या इसे हम हीट दें, तो वही चीज हमें इस सिरे से आउटपुट के रूप में मिलने लगती है। अर्थात यह जो पदार्थ है ना, ये वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है वह क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। तथा इसका यह गुण चालकता कहलाता है। ठीक है, तथा यह इस हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने का गुण जो क्या करता है, बहुत ही सरल शब्दों में चालकता कहलाता है। ठीक है, पहली बात समझ गए। दूसरी बात आपको ये समझना है कि चालकता काम कैसे करती है ना, कि चालकता आखिर होती क्यों है। धातुओं में ही क्यों होती है, अधातुओं में क्यों नहीं होती, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोहे की, एक एग्जाम्पल समझते हैं। हम बात करते हैं लोहा की, जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज हो गई लकड़ी, जिसे कि हम क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। ठीक है, तो हम यदि हम उष्मा की बात करें, ताप की बात करें, तो यदि हम किसकी बात करें? ताप की बात करें, तो लोहा क्या होता है? आयरन क्या होता है? ताप का चालक होता है। ठीक है, यह चालक होता है। और लकड़ी क्या उष्मा की चालक होती है क्या? तो यह चालक नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है तो वो हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सभी प्रकार के पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और अणु मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। परमाणु की संरचना को हम समझते हैं तो उससे हम इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के केंद्र में होता है दोस्तों नाभिक, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसे हम N से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जो कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, और यह नाभिक बना होता है P+N से, है ना, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाभिक बराबर क्या होता है दोस्तों? नाभिक बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इस पर जीरो चार्ज होता है ना, यानी कि ये उदासीन होता है और यह पॉजिटिव चार्ज को लिए हुए होता है। अब क्या होता है कि इस नाभिक के बाहर, है ना, इस नाभिक के बाहर, दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से करता हूँ, इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। ये एक वृत्तीय कक्षा जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई, ऐसी बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं इस नाभिक के चारों तरफ हो सकती है। अब इन वृत्तीय कक्षाओं में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाते होते हैं, है ना। इस इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये तीन वृत्तीय कक्षा, इससे हम समझते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना करीब होगा उस पर बॉन्डिंग उतनी क्या होगी? स्ट्रांग होगी, अर्थात वह अपने नाभिक को छोड़कर नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, कनेक्टिविटी होगी नाभिक से, उतनी ही लूज होगी, अर्थात वह आसानी से छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल सकता है। और इन बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन हम इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे नाभिक जो रहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाभिक, बहुत सारे परमाणु जो होते हैं पास पास में चिपके हुए रहते हैं, जिनसे क्या होता है, किसी पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर क्या करेंगे, यह अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा में गमन करने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ जाएगा, यहाँ से किसी और परमाणु में जाएगा। इसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन करते हैं। ठीक है, तो जितने, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में, किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उनकी चालकता अधिक होगी, ये हम कह सकते हैं। तो चालकता किस पर डिपेंड है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है। आई होप कि आप मेरी बात, यह कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ये आपको लिखने हैं इसमें, इस टॉपिक में क्या लिखना है आपको कि पदार्थ के प्रकार, है ना। तो पदार्थ जिनमें चालकता होती है, क्या होता है ना, तो पदार्थ होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। एक तो होते हैं चालक पदार्थ, ठीक है, चालक पदार्थ जैसे कि लोहा, ठीक है। एक होते हैं अचालक पदार्थ, जो कि इनका संचरण, उष्मा और विद्युत का संचरण नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अचालक पदार्थ। जैसे कि क्या हो गया, लकड़ी, ये क्या हो गया आपका, लोहा हो गया, फेरस हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका लोहा। अचालक पदार्थ में आप मान लेते हैं लकड़ी। और एक होते हैं अर्धचालक पदार्थ, एक होते हैं अर्धचालक पदार्थ। यह विशेष परिस्थितियों में, अर्धचालक पदार्थ की डेफिनेशन हम समझते हैं कि यह विशेष परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, नॉर्मल टाइम में अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि चालक और अचालक दोनों ही प्रकार के गुण इनमें होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, अचालक पदार्थ है। तो इस प्रकार से हमने क्या, जो बेसिक कंसेप्ट है हमने इनको सीख लिया। इन्हीं के बेस पर हम सारे के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्वेश्चन को लगाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब पर बने रहने के लिए, हमें क्या है, अपनी सेवाएं देते रहने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। 1000 सब्सक्राइबर। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं बहुत ही कम व्यूज आते हैं, और यूट्यूब पे अपनी सेवाएं लंबे समय तक देने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। उसके बाद मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सके। आपके सपोर्ट के बिना यह कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं लंबे समय तक अपनी सेवाएं आपको दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमारे टारगेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लेते हैं, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है कि उच्च पारगम्यता होती है। पहली बात क्या बोल रहा है कि उच्च पारगम्यता होती है, निम्न पारगम्यता होती है, शून्य पारगम्यता होती है, या अनंत पारगम्यता होती है। यदि हम विद्युत चुंबक के संदर्भ में बात करें तो पारगम्यता को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि पारगम्यता क्या होती है। तो पारगम्यता किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उस पदार्थ में, है ना, जैसे कोई पदार्थ क्या है, लोहा मान लेते हैं, है ना, तो पारगम्यता, लोहे की पारगम्यता क्या होगी, तो लोहे में यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम रखें, किसको, लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो लोहे के द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा, यानी कितने जल्दी यह उस चुंबक के गुण को ग्रहण करता है, यह क्या कहलाती है, पारगम्यता कहलाती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, अतिचालक का लक्षण। तो अतिचालक की पारगम्यता दोस्तों 0 होती है, अर्थात कि यह प्रॉपर्टीज में चेंज बहुत ही स्लो में करता है ना, कि अपनी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं करता है, ये हम कह सकते हैं। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है कि इनकी पारगम्यता 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, परम शून्य ताप, है ना। तो अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर कैसी होती है, यह पूछा जा रहा है। तो 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी अर्धचालक की चालकता 0 होती है, अर्थात कि वह अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक मैंने बताया था 2 प्रकार के, मैंने आपको बताया अर्धचालक जो मेनली यूज किए जाते हैं, एक तो है जर्मेनियम और एक क्या है, सिलिकॉन। और परम शून्य ताप पर, यानी कि 0 डिग्री केल्विन ताप पर
इनकी चालकता शून्य हो जाती है। ये कुछ विशेष स्थितियों में ही चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, यानी कि पूछ रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होता है, यानी कि जैसे कि मैं क्या मान लेता हूँ, सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विद्युत का चालन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के कारण होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के चार्जेस के कारण होता है। तो जो नेगेटिव चार्जेस हम होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ELEC, इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं होल्स, होल्स हम इन्हें कहते हैं। तो अर्धचालक में विद्युत का चालन इन दोनों ही पदार्थों के कारण, इन दोनों ही प्रॉपर्टीज के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर कैसा होता है। तो किसी भी अर्धचालक को यदि गर्म किया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि अर्धचालक को यदि गर्म किया जाता है, यानी कि इसके टेम्परेचर को यदि बढ़ाया जाता है तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। और यदि चालकता उसकी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि इसका रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, यानी कि क्या दोस्तों, प्रतिरोध यह कम हो जाता है। चालकता बढ़ रही है मतलब क्या है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है। तो गर्म करने पर यह घट जाता है, प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, और चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचार में रहे। तो इस कण की खोज का महत्व क्या है, यह पूछा गया है। किस बारे में पूछा गया है, हिग्स बोसान कणों के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, किस बारे में पूछा गया, हिग्स बोसान कणों के बारे में पूछा गया। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बेसिक बातें बताता हूँ। हिग्स बोसान कण क्या होता है कि बहुत अभी लगभग 5-6 साल पहले यूके में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हिग्स बोसान कणों के बारे में। इसमें क्या होता है कि उन्होंने एक नली बनाई थी, है ना, जमीन के अंदर एक सुरंग बनाई थी, और इस सुरंग में ऐसा स्फेरिकल थी यहाँ पर इन कुछ कणों को यह स्फेरिकल यानी कि इस गोल राउंड में वह चलाते थे और उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन यह करते थे। तो हिग्स बोसान कणों में यानी कि परमाणु में द्रव्यमान कितना द्रव्यमान होता है ना, कि अपने ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना, इस प्रकार से। तो द्रव्यमान के बारे में इसमें बेसिकली अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऑप्शन अब इसमें देखते हैं क्या है कि हमें यह समझने में मदद मिलेगा कि मूल कणों में संहति का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर ma, है ना, यही था क्या, नहीं नहीं ये नहीं था, संवेग का था, है ना। हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था संवेग का। संवेग बराबर क्या होता है, संहति गुणित वेग, है ना। इससे हम इसे याद रखते हैं, स मतलब संहति और संहति गुणा वेग, है ना। तो संहति का मतलब मैंने आपको क्या बताया था उस समय पे, द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो पुरानी क्लासेस को भी आपको देखना है ना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पुरानी क्लासेस भी आप देखिए। तो संहति मतलब क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान। से समझने में मदद होती है, बिल्कुल सही बात है। यह जो है आपका पहला कथन सत्य है। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच भौतिक अंतराल पार किए बिना एक से दूसरे पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा, यानी कि टेलीपोर्टिंग। किस बारे में बात की जा रही है, टेलीपोर्टिंग, है ना, कि फिजिकल रूप से जाए बिना हमारे जो कण है वह ट्रांसफर हो जाएंगे। यह बहुत टेलीपोर्ट के बारे में बहुत दिखाया जाता है अपनी हॉलीवुड की मूवीज में, है ना। तो टेलीपोर्टिंग पे यह काम नहीं करता है। हिग्स बोसान कणों का एक्सपेरिमेंट टेलीपोर्टिंग के लिए नहीं किया जा रहा है। तो यह बात क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन, है ना, ईंधन की बात की जा रही है। तो इसका ईंधन से कोई लेना देना नहीं है, पदार्थ की प्रॉपर्टी से इसका लेना देना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। हिग्स बोसान कणों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, द्रव्यमान से संबंधित खोजों के लिए किया जा रहा है। किसका द्रव्यमान, पार्टिकल का द्रव्यमान, यानी कि परमाणु के द्रव्यमान की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ है यह किसकी तरह व्यवहार करेंगे, यह अर्धचालक बन जाएंगे अचालक। ठीक है दोस्तों, अचालक मतलब ये अपने में से होकर उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, उष्मा और विद्युत को नहीं होने देते, अपोज करते हैं, नहीं होने देते। इसका मतलब क्या है कि इनका प्रतिरोध जो होता है
प्रतिरोध के बारे में बात की जा रही है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी कि बहुत उच्च हो जाता है। या तो इसका उच्च सही जवाब होगा या इसका अनंत सही जवाब होगा। यदि दोनों ही यह ऑप्शन है अचालक के संदर्भ में, आपके चारों ऑप्शन में यदि दोनों दिए हुए, तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए अनंत को आप टिक करेंगे, क्योंकि अचालक पदार्थ क्या होते हैं, जो अपने में से उष्मा और विद्युत को संचालित होने ही नहीं देते, अर्थात कि इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो धातुएं बताई थी अर्धचालक में। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बताया था आपको? एक तो बताया था आपको जर्मेनियम यानी कि जी, एक मैंने आपको बताया था सिलिकॉन, यानी कि इसे के हम SI से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों ही क्या है, अर्धचालक धातु है, और दोनों ही धातुओं से ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, PSC प्री में यह आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि ट्रांजिस्टर किस में से बना होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इस प्रश्न के हिसाब से जर्मेनियम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, आप देखेंगे इस पूरी सीरीज में अर्धचालक से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए। अर्थात यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से, तो आप अर्धचालक का चैप्टर जो है विशेष रूप से कवर करके जाए, वहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो पदार्थ सर्वाधिक प्रयुक्त है। पहली बात, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए तो अर्धचालक पदार्थ है ना, डायरेक्ट सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? अर्धचालक। ये पदार्थ जो होते हैं सर्वाधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है अर्धचालक पदार्थ? दो मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इस प्रकार से सिलिकॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहला कथन जो है बिल्कुल ये सही है कि लोहे की अपेक्षा किसके बनाए जाते हैं तड़ित चालक? तांबे के बनाए जाते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको चालकता का क्रम बताया था। सबसे अधिक चालक धातु कौन सी होती है? तो होती है सिल्वर यानी कि चांदी, उसके बाद तांबा, है ना, उसके बाद बाकी की चीजें आती है। तो लोहा जो होता है तांबे से नीचे के क्रम में आता है। तो इस प्रकार क्या है, ऑप्शन नंबर कारण नंबर ए भी कथन नंबर ए भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो दोनों ही सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि तड़ित चालक, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? बिल्डिंग के छतों पर करते हैं। क्यों करते हैं? यदि कोई आसमानी बिजली आपकी बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो वह बिल्डिंग को उससे क्षति ना पहुंचे, है ना, तो इसके लिए हम तड़ित चालक यानी कि एक मेटल प्लेट का उपयोग अपने बिल्डिंग की छत पर करते हैं, ताकि आसमान से गिरने वाली बिजली उस धातु के प्लेट पर गिरे, तो उस धातु के प्लेट का कनेक्शन सीधे जमीन से होता है ना, भूमि के भीतर से होता है, यानी अर्थिंग की तरह होता है, अर्थिंग की तरह वह कार्य करता है। तो आसमान से गिरने वाली बिजली से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा को सीधे ही जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग पर, आपके मकान पर, आपके हाउस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको तड़ित चालक के उपयोग के बारे में बता दिया। और लोहे की चालकता लोहे की चालकता कम होती है तांबे की अपेक्षा, है ना। चांदी यूज नहीं कर सकते क्योंकि चांदी महंगी पड़ती है, तो हम तांबा यूज के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो इसका जैसा कि इसका नाम ही है बिजली, इससे आप इसको याद रखेंगे। बिजली मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है ना, उष्मीय ऊर्जा इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, है ना। विद्युत ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण आग लग सकती है। तो मेजर रोल जो रहता है वो विद्युत ऊर्जा का रहता है। रासायनिक और नाभिकीय तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्न में से कौन से अर्धचालक है? मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, लकड़ी और प्लास्टिक ये दोनों के दोनों क्या है, यह अचालक है, और एल्यूमिनियम क्या है, सुचालक है, यानी कि चालक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? वही पूछा गया है ना दोस्तों, सिलिकॉन, वेरी सिली क्वेश्चन, सिलिकॉन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है, यानी कि अर्धचालक बनाने में हो सकता है। यह पूछ रहा है अर्धचालक क्या है यहाँ पर, जर्मेनियम। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब समझते हैं कि झामा क्या होता है ना। झामा क्या होता है, आई थिंक यह वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। तो झामा होता है जला हुआ कोयला, जो इंडस्ट्रियल रूप से यूज करते हैं ना, जला हुआ कोयला। कोयला जलता है तो क्या बनती है, राख बनती है ना दोस्तों। जो कोयला यदि जलता है, बर्न हम इसे करते हैं, तो क्या बनती है, इससे राख बनती है, और इसी राख से हम जर्मेनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। यह बात एक साइंटिफिक स्टडी में कही गई है। तो हमें जब जैसे ही यह पता लगा, हमने क्या किया, इस जले हुए कोयले की राख को वेस्ट करना, यानी कि इसे डिस्पोज करना और इसे निर्यात करना हमने बंद कर दिया। अब हमारे देश में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। पहले हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस बची हुई राख जर्मेनियम को अलग कर सके। तो हम क्या करते थे, इसका निर्यात हम इसका कर देते थे, है ना, निर्यात कर देते। जब हमें निर्यात के बारे में नहीं पता था, तब हम इसे क्या करते थे, डिस्पोज करते थे, यानी कि फेंक देते थे। पहले फेंकते थे, फिर हमने निर्यात करना चालू किया, फिर हमारे देश में टेक्नोलॉजी आई और फिर हमने इससे जर्मेनियम का निष्कर्षण करना चालू कर दिया। कुल मिलाकर के यह बात है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की हमारी चालकता की क्लास समाप्त होती है। फिजिक्स के अंदर हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की 10 क्लासेस, है ना, 10 क्लासेस को जरूर देखें ताकि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें पूरा करना है दोस्तों। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।